सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एक बार पुनः ध्रुव स्वामिनी के तृतीय अंक की जो व्याख्या भाग है उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे, जिक्र करेंगे। अब तक ध्रुव स्वामिनी और मंदाकिनी के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसमें नारी की अस्मिता, नारी का जो समाज में स्थान है, नारी ने अपने आप को अब मजबूत कर लिया है, नारी अब दबी कुचली नहीं है, इस तरह की बातें ध्रुव स्वामिनी के वार्तालाप, ध्रुव स्वामिनी ने जो वार्तालाप की है मंदाकिनी से, उसके प्रसंग के माध्यम से हमें समझ में आई है। अब हम आगे बात करते हैं। ध्रुव स्वामिनी जो मंदाकिनी से बात कर रही है उसमें मंदाकिनी कहती है, नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से हटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया और उसे अपने सरल प्रवर्तन चक्र में घूमने से रोक रहा है, निश्चय ही वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है, दोबारा से देखते हैं इसको। नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से हटकर शास्त्र का एक मंत्र, यानी शास्त्र का एक मंत्र, यानी विवाह के समय जो मंत्र पढ़े गए वो कील की तरह गड़ गया। यानी नारी का जो मन है, नारी का जो हृदय है, कोमल है, उस अर्थात उसका विवाह किसी के भी साथ कर दिया जाए तो वो उसकी एक तरह से संगिनी बन के जीती है। इसलिए कहा गया है कि शास्त्र का जो मंत्र है वो कील की तरह उसमें गड़ गया मध्य बिंदु में, अब वो वहाँ से हट नहीं सकती, उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। जैसे वो गड़ी हुई कील में कोई वस्तु है तो वो कील पर ही घूमेगी चारों तरफ, ऐसे स्त्री है जो अपने पति के इर्द गिर्द ही रहती है और उसे अपने सरल प्रवर्तन चक्र में घूमने से रोक रहा है। जो उसका जो नैसर्गिक विकास है, जो उसका नैसर्गिक प्रेम है, वो प्रेम अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई स्त्री जिससे उसकी शादी हुई है वो उसे प्रेम करती हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए निश्चय ही वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है। इसलिए मंदाकिनी कहती है कि वो अब किसी और के नहीं है, वह तो चंद्रगुप्त की ही अनुरागिनी, प्रेमिका है। बस अब मंदाकिनी को ये बात समझ में आ गई है। चंद्रगुप्त एकदम से सहसा प्रवेश करके, कौन? मंदाकिनी, अरे कुमार अभी थोड़ा विश्राम करते। चंद्रगुप्त कहता है बैठते हुए, विश्राम? मुझे कहाँ विश्राम, मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ, मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका, यहाँ मेरा ठहरना अच्छा नहीं है, मेरा जो कर्तव्य है वो पूर्ण हो चुका। क्या कर्तव्य किया है चंद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी की रक्षा की और शकराज का वध करके उसने अपने साम्राज्य की भी रक्षा की, क्योंकि उसका भाई रामगुप्त है वो तो क्लीव है, कायर है, और उसने ध्रुव स्वामिनी को अपनी पत्नी होते हुए भी दूसरे शकराज को सौंप दिया था। मंदाकिनी कहती है, किंतु भाभी जी की जो बुरी दशा है उसका क्या? चंद्रगुप्त, क्यों, उन्हें क्या हुआ? मंदाकिनी चुप रहती है। बोलो, मुझे अवकाश नहीं, जल्दी से बोलो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। राजा धीराज का सामना होते ही क्या हो जाएगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब यह राजनीति छल प्रपंच में नहीं सह सकता, क्योंकि राजनीति का जो छल और प्रपंच है, जो पीड़ा है, वो मैं अब नहीं सह सकता, क्योंकि मैं सीधा साधा इंसान हूँ, साफ कहना सुखी रहना वाला, और ये जो छल है राजनीति का, जो कूटनीति है, ये मुझे नहीं आती है। मंदाकिनी कहती है, किंतु उन्हें इस असहाय अवस्था में छोड़कर आपका जाना क्या उचित होगा? और डैश 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 करके वह चुप रह जाती है। चंद्रगुप्त कहता है, और क्या, वही क्यों नहीं कहती हो जो कहना चाहती हो, बार बार क्यों शब्दों को घुमा रही हो?
तो मंदाकिनी कहती है तो क्या उसे भी कहना होगा क्या? ये तो तुम खुद समझते होगे, क्या मैं सारी बातों को बोलूं? महादेवी बनने के पहले ध्रुव स्वामिनी का जो मनोभाव था, जो उसके मन की दशा थी, मन का जो भाव था, वह क्या आपसे छिपा हुआ है? क्या आप नहीं जानते हैं क्या वो आपसे प्रेम करती है? ये सारी चीज़ें मुझे बतानी पड़ रही हैं, क्या आप इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ हैं? चंद्रगुप्त कहता है किंतु मंदाकिनी, उसकी चर्चा करने से अब क्या लाभ है? मंदाकिनी कहती है हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए। वो कहती हैं हे कुमार, अब आप सोचिए कि वास्तविक प्रेरणा क्या है, आपका पौरुष क्या कहता है, आपके हृदय में जो नैतिक साहस है वो क्या कहता है, आप सोचिए एक बार। तो चंद्रगुप्त चिंतित भाव से टहलने लगता है और नेपथ्य में कुछ लोगों के आने जाने का शब्द और कोलाहल, वहाँ भीड़ इकट्ठी होने का थोड़ा सा अंदेशा है। देखूं तो यह क्या है और महादेवी कहाँ गई, प्रस्थान करता है। चंद्रगुप्त विधान की शाही प्रस्थान, ये सारी चीज़ें बताते हुए मंदाकिनी प्रस्थान करती है कि आखिर हो क्या रहा है, इतना कोलाहल क्यों है। चंद्रगुप्त विधान की शाही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालीमा चढ़ा देता है। विधान की शाही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालीमा चढ़ा देता है, यानी विधान की शाही, जो ईश्वर ने जो विधान रच दिया उसकी शाही का एक बिंदु, अर्थात जो ईश्वर ने रच दिया है वो व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है। उसका जो भाग्य है, यदि उसमें और भी ज़्यादा कोई बुराई होने वाली है, बुरी चीज़ उसके साथ होने वाली है, तो ये समझ लीजिए कि उस स्याही की बजाय वो पूरी कालीमा ही उस पर चढ़ जाती है। मैं आज यह स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुव देवी मेरी है। ध्रुव देवी यानी ध्रुव स्वामिनी को यहाँ पर ध्रुव देवी संबोधन वो कर रहा है और अपने मन को मनाता है कि पता नहीं मैं क्यों इतने दिनों तक जानबूझकर ध्रुव स्वामिनी को नज़रअंदाज करता रहा। ठहर कर, हाँ वह मेरी है। एकदम से उसका जो पौरुष है, उसकी जो हृदय की जो पुकार है और जो साहस है उसका, वो उसे एकदम से ललकारते हैं। इसलिए वो कहता है हाँ वह मेरी है। उसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है कि शुरुआत से लेकर अब तक मैं उसे बिल्कुल मन से चाहता हूँ। मेरे हृदय के गहन अंतस्तल से निकली हुई यह मूक स्वीकृति आज बोल रही है। बहुत बड़ी बात यहाँ कही है इस पंक्ति के माध्यम से, क्या कि मेरे हृदय के गहन अंतस्तल में, कि मेरे दिल की अनंत गहराइयाँ, जो अधिक से अधिक जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ वहाँ से निकली हुई है मूक स्वीकृति, मूक बिल्कुल जिसमें कोई आवाज़ नहीं हो, और उसकी स्वीकृति आज बोल रही है कि हाँ 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 मैंने भी ध्रुव स्वामिनी से प्यार किया है। आज मैं भी इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ। मैं पुरुष हूँ नहीं, मैं अपनी आँखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ, और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से आज मेरी नहीं रही। बहुत अच्छी बात कही है कि मैं पुरुष हूँ नहीं, मैं अपनी आँखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों के अन्याय से छीनते हुए देख रहा हूँ, कि मैं अपना सब कुछ, मेरे पास मेरा अधिकार भी है, मेरे पास सारी चीज़ें, वैभव भी है, लेकिन दूसरों के अन्याय के कारण मैं उसे अपने आप से छीनते हुए देख रहा हूँ, कि दूसरा व्यक्ति अन्याय के माध्यम से मुझसे छीन रहा है। और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह के कारण, कि मेरा जो उत्साह रहा नहीं है उसके प्रति, तो
इसलिए वो मेरी नहीं रही। क्योंकि पहले बातचीत उसके पिता ने, समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त के साथ इसका जो संबंध जोड़ा था, लेकिन बाद में रामगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी को छीन लिया था। फिर बाद में कहता है, नहीं, यह शील का कपट, मोह और प्रवंचना है। मैं जो हूँ वही तो नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट कर सका कि ये जो मोह है, मोह माया है, ये सारी चीज़ें जो वास्तविकता है तो वो भी मैं भी प्रकट नहीं कर सका। यह कैसी विडंबना है। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी। अंतिम पंक्ति कहता है बहुत ही अच्छी कि विनय के आवरण में, यानी मैंने अनुनय विनय के माध्यम से, यानी मैंने कभी भी उसको ना प्रताड़ित किया, ना ही मैंने जोर ज़बरदस्ती उसे प्राप्त करने की कोशिश की। इसलिए विनय के आवरण से मेरी कायरता, जो इसलिए जो दूसरे लोगों को मेरा शालीन होना, मेरा सभ्य होना, एक तरह से मैं जो विनयशील हूँ, इसलिए लोगों को ये सब चीज़ें मेरी कायरता लगती है। इसलिए अपने को कब तक छिपा सकेगी कि मेरी जो कायरता है इस मामले में वो सबके सामने आ गई है। एक ओर से मंदाकिनी का प्रवेश। मंदाकिनी कहती है, सकराज का शव ले जाते हुए आचार्य और उसकी कन्या का राजाधिराज के साथी सैनिकों ने वध कर डाला है। जो अभी कोमा लेके गई थी सकराज का शव, तो उसे रास्ते में मार डालते हैं, आचार्य और उसकी कन्या दोनों को। तो ये बहुत गलत हुआ। ध्रुव स्वामिनी दूसरी ओर से प्रवेश करके एकदम से चौंक जाती है। कुछ सामंत कुमारों का प्रवेश होता है। सामंत कुमार कहते हैं, सब एक साथ ही, स्वामिनी, आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजाधिराज ने निरीह शकों का संहार करवा दिया है। कि आपके आज्ञा भी, आपने तो आज्ञा भी नहीं दी, लेकिन राजाधिराज यहाँ संबोधन है रामगुप्त के लिए, उसने निरीह शकों का संहार करवा दिया, जो बिल्कुल बेचारे कुछ नहीं कह रहे थे, बिल्कुल जो साधारण जिंदगी जी रहे हैं, दबे कुचले हैं, निरीह हैं, उनको मरवा दिया है। ध्रुव स्वामिनी, फिर आप लोग इतने चंचल क्यों हो रहे हैं? राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को नतमस्तक होकर उसे मानना होगा। ध्रुव स्वामिनी ने बहुत ही सटीक बात यहाँ कह दी है, एकदम से जो सामंत कुमारों के दिल पे एकदम से चोट कर गई कि आपको क्या दिक्कत है, राजा जो करेगा उसे करना चाहिए और प्रजा को नतमस्तक होकर उसे मानना चाहिए। सामंत कुमार कहते, किंतु अब वह ऐसे है, लेकिन अब वह ऐसे नहीं है। राजसत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन कि राजसत्ता मेरी की, अर्थात कहने का मतलब ये है कि मैं राजा अभी भी हूँ और मेरा अस्तित्व अभी भी उतना ही है, इसलिए मुझे इतना भयंकर प्रदर्शन करना पड़ा। मैं तो कहूँगा इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के बिना राजा का आना अन्याय है। कि रानी आप ही इस चीज़ को समझ सकती हैं, इसलिए यहाँ राजा को आना ही नहीं चाहिए। ध्रुव स्वामिनी, मेरे वीर सहायकों, मैं तो स्वयं एक परित्यक्ता और हतभागिनी स्त्री हूँ। मैं तो भाग्य की मारी हुई हूँ, मेरे पति द्वारा छोड़ी हुई हूँ, इसलिए तुम चिंता ना करो। मुझे तो इसकी स्थिति की मुझे तो अपनी स्थिति की कल्पना से भी क्षोभ हो रहा है, दुख हो रहा है कि मैं वास्तव में हूँ क्या। मैं तो अब तक समझ ही नहीं पाई कि मैं, कोई मुझे भाभी कहता है, कोई मुझे स्वामिनी कहता है, तो मैं आखिर हूँ क्या। तो मुझे अपनी स्थिति पे ही बहुत ही गुस्सा आ रहा है। सामंत कुमार कहते हैं, मैं सच कहता हूँ, रामगुप्त जैसे राजपद को कलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। ऐसे दुष्ट व्यक्ति को हमारा राजा बनने का अधिकार अब नहीं है। विजय का उत्साह दिखाने यहाँ वे किस मुंह से आए। यानी काई की विजय, जो अपनी पत्नी को दांव पे लगा दे
उस व्यक्ति को क्या पता कि विजय क्या होती है। जो हिंसक, पाखंडी और क्लीव है, कायर है, ऐसे व्यक्ति को अपनी जो विजय है उसका उत्साह दिखाने का यहाँ कोई अधिकार नहीं है। सहसा एकदम से रामगुप्त का प्रवेश होता है। सहसा शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश। क्या कहा फिर से तो कहना। और सामंत कुमार एक बार फिर से अपनी बात को दोहरा देता है कि गुप्त काल के गौरव को कलंक कालिमा के सागर में निमज्जित करने वाले तुम बहुत ही दुष्ट हो। तो ये शब्दावली का प्रयोग करते ही जो रामगुप्त है वो गुस्से में आ जाता है कि तुमने तो गुप्त काल का जो गौरव है, गौरवपूर्ण इतिहास है, उसको ही कलंकित कर दिया है तुमने। इस तरह की कहानी तुमने गढ़ी है। तो इस तरह रामगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त आदि की जो वार्तालाप है वो चलती रही। और आज का जो व्याख्या भाग है अब यहीं समाप्त होता है। बाकी बची हुई जो व्याख्या भाग है वो हम अपने YouTube चैनल पर आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।